अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के बदलते हालात और ईरान अमेरिका लड़ाई की सूरत हाल, इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उसमें अमेरिका की जानिब से बार बार धमकी दी जा रही है कि ईरान अपने अज़ाइम से बाज रहे, नहीं तो वो अपना मुल्क भी खो देगा। जबकि दूसरी जानिब ईरान तरदीद करता है कि वो किसी किस्म के बराह रास्त जो मुज़ाकरात हैं उनमें एंटर नहीं होगा। और ख़ास तौर पर उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि अमेरिका की जानिब से जो शराइत रखी गई हैं वो इंतहाई गैर माकूल हैं। इस वक्त जो जंग का एक समा बना है उस तमाम सूरत हाल किस जानिब जाएगी, इस हवाले से हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो कि इस वक्त इंटरनेशनली अपने आप को एक मीडिएटर के तौर पर पेश करता है, एक सालिस के तौर पर अपने आप को पेश करता है, उसके अपने अंदर बहुत सारे सियासी इख्तलाफात मौजूद हैं। क्या वो उनको हल कर पाएगा, और अगर नहीं हल कर पा रहा तो उसकी बड़ी वजह क्या है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे क्या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुफाहमत हो सकती है, क्योंकि इस वक्त मुल्क जिन खतरात में घिरा हुआ है, ना सिर्फ ये मुल्क बल्कि इस वक्त ये पूरा खित्ता ही स्टेक पर लगा हुआ नजर आता है। और ऐसे में मुल्क के जो हालात हैं उन पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं अली बुखारी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, बशीर मेमन साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, और उस्मान भट्टी साहब, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे अली बुखारी साहब से। अली बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप मुबारकबाद दे दें हुकूमत को। इस वक्त सुपर पावर के मामलात बैठ के ये हुकूमत तय करने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया क्यानी साहब। क्यानी साहब, हम तो पोठवार के लोग हैं ना, तो यहाँ पर एक बड़ी मशहूर कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई मुझे ये बता दें कि कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तक जो है आपका कौन सा अमेरिकन डेलीगेशन आपके पास आ गया, अभी तक कौन सा ईरानी डेलीगेशन आ गया? बात ये नहीं है। बात थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊंगा जो कंटिन्यूएशन में आएगी, और आपको पता चलेगा कि जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है अभी, एज पर माय ओपिनियन, वो क्यों है और उसकी लॉजिक्स क्या है, उसके रीजन क्या है। लेकिन बिफोर दैट मुझे ये बताएं कि जब ये हमारे सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और गजा पैक्ट के अंदर साइन करके आते हैं, बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन के आते हैं, ये क्या इन्होंने आपको, मुझे एज अ पाकिस्तानी, हमारी पार्लियामेंट को, हमारे नेशनल असेंबली को, सेनेट को, किसी को एतमाद में लिया था? किसी को जाने से पहले ये पता था? कोई एजेंडा मीटिंग्स हुई थी क्या? आपके सेक्रेटरी इंटीरियर ने या सेक्रेटरी स्टाफ ने किसी जगह वो एजेंडे में रखी थी? नहीं रखी थी। कोई चीज ऐसी ऑन रिकॉर्ड नहीं है, और उसके बाद जाके वहां साइन करके आते हैं। तो आज मैं ये कहने का मुतहम्मल तो हूं ना कि भाई हजूर अनवर, आपने 8 मुल्कों के साथ साइन किया, 7 तो उसमें जंग में आ चुके हैं, तो आप कहाँ खड़े हैं? नंबर 1। नंबर 2 चीज ये है कि आपने जाके सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट किया। हमारा ब्रदर मुल्क है, हर मुश्किल टाइम में हमारे साथ खड़ा है, हम भी उनके साथ खड़े हैं। बट मैं ये तो पूछने का हक रखता हूं, क्या उस टाइम आपने अपनी पार्लियामेंट से, अपने नेशनल असेंबली से, अपनी जितने सूबाई असेंबलीज हैं उनसे, या अपने जो सेनेट के अरकान है उनसे बात की? तो जवाब आएगा नहीं। तो आज मैं ये पूछने का हक रखता हूं कि क्या वो यूनिलैटरल एग्रीमेंट था आपका या बायलैटरल एग्रीमेंट था? क्योंकि उससे पहले, सबसे पहले जंग तो हमारी शुरू हुई ना अफगानिस्तान पे, आपने चढ़ाई की, जब तो हमने वॉर स्टार्ट की, तो क्या आया हमारे पास? क्या चीज आई? तो फिर तो इससे ये सब सही साबित हो रहा है कि आप यूनिलैटरल चीज लेके आए और अमेरिकन प्रेशर पे करके आए, जो कुछ भी करके आए दोनों सूरतों के अंदर। नंबर 3, मैं तो अपने आइन को जानता हूं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूं। मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो स्पीच जानता हूं जिसमें उन्होंने इजराइल के बारे में 1940s के अंदर जो है, आफ्टर पाकिस्तान बनने के बाद जो उन्होंने बात कही, हम तो उसके ऊपर आज भी खड़े हुए हैं। मैं तो अपने अल्लाह और उसके रसूल को जानता हूं, मैं तो कुरान को जानता हूं, जो ये कहता है यहूद और नसारा हमारे साथ नहीं, आज हमारे साथ कभी भी मुखलिस नहीं हो सकते। अब मुझे जरा आप बता दें इन दोनों तीनों चीजों की रोशनी के अंदर, 900 किलोमीटर का बॉर्डर है मेरा ईरान के साथ, 900 किलोमीटर का एक साइड पे बॉर्डर है, ईस्टर्न साइड पे मेरा 2300-2400 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया के साथ, और अफगानिस्तान के साथ भी 2600-2700 किलोमीटर का बॉर्डर है। कौन सी जगह पीसफुल है? क्या मैं या क्या नहीं साहब आप एज अ पाकिस्तानी मैंने बात की है, ये जितनी बातें आपसे की हैं, क्योंकि सारी चीजें खुली होनी चाहिए, ये चीजें पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक के सामने आनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं, क्या मैं या आप ये कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर किसी भी तरह मुतहम्मल हो सकते हैं कि हमारे जो 900 किलोमीटर का बॉर्डर है वहां पर मोदी या नेतन्याहू आके बैठ जाए? क्या हम ये कर सकते हैं? मैंने खुद
अपने गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन से सुना कि बगराम हमने अटैक किया क्योंकि वहां पर इंडियन प्रॉक्सीज थी, पैसा उनका लग रहा था, इंटेलिजेंस आ रही थी इजराइल की और यूटिलाइज हो रहे थे तालिबान। तो क्या ये चीजें आप अफोर्ड कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि आपके मुल्क की 25 करोड़ आवाम किसके साथ खड़ी हुई है? आपके मुस्लिम उम्मा की, मुसलमानों की जो अक्सरियत है किसके साथ खड़ी हुई है? ईरान के साथ खड़ी हुई है। तो आपका बड़ा एक कैटेगरिकली बड़ा स्ट्रेट एक किस्म का आपका जो है वो होना चाहिए, इसके ऊपर अपना स्टैंड होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम यजीद की फौज में खड़े हों और हुसैन हुसैन के नारे मार रहे हो, ऐसे नहीं होता। आपकी अपनी बका भी बहुत जरूरी है, उसके लिए आपकी क्रेडिबिलिटी बड़ी जरूरी है। अब ये सारी चीजें जब मैं लेके जाता हूं ना, तो मुझे पता चलता है कि यार एक पेपर इमरान खान साहब ने लहराया था जिसको कहा गया था कि साइफर आया, और ये 2022 की बात कर रहा हूं। तो मुझे आज ये बात कहने में कोई हद तक नहीं हो रही या कोई हेजिटेशन नहीं हो रही, क्योंकि मैं तो साइफर में भी उनका वकील था, शाह साहब का भी था, कि ये तो वहां से चीजें शुरू हुई और इंटेंशनली इमरान खान साहब को जेल में रखा गया कि यहां पर वॉर आनी थी। तो इंटेंशनली तो आपको मैंने अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी, सारी चीजों को एक चेन के अंदर ला के मैंने परो दिया। अब मैं ये कहने का हक तो रखता हूं कि जो 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा जमात है, जो 25 करोड़ अवाम के रिप्रेजेंटेशन है, वो 25 करोड़ अवाम का फैसला कर सकते हैं, 17 सीटों वाले नहीं कर सकते क्यानी साहब। तो उनको अब चाहिए कि वो आएंगे, बैठेंगे और बात करेंगे। अदरवाइज लास्टली दुनिया सारी में महंगाई हुई, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर लेवी 20% एक्सीड कर गई, 5% से ज्यादा नहीं किसी मुल्क में भी गई। कोई पॉलिसीज नहीं है आज भी आपकी, कोई आपके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई बात करने का आपके पास कोई चीज नहीं है। 2022 अप्रैल से लेकर 2026 तक रेमिटेंस के अलावा या आपको IMF के अलावा $1 का बिजनेस पाकिस्तान के अंदर नहीं आया। ऑन द अदर साइड 45 मल्टीनेशनल कंपनीज बंद हो गई, ऑन द अदर साइड 200 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई। जो आपका सो कॉल्ड मिनिस्टर जो बैठा हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर, खुद फ्लोर ऑफ द हाउस कह के गया, मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, मैं ये जितनी चीजें मैंने कोड की हैं ये सारी आपके तवसत से, मीडिया के तवसत से हमें पता लगी और गवर्नमेंट ने बैठ के कही है। अच्छा, तो इनकी तो पॉलिसीज तो कोई सर है ही, लेकिन सर मसला ये है कि वो ऑफिसर्स को बुला लें आप। अब आप देख लें कि दुनिया के जो इस वक्त बड़े बड़े ममालिक हैं उनके वज़राए खारजा यहां पर आए, क्रेडिट तो ये लेते हैं कि जनाब हम ये सारे मामलात कर रहे हैं, गो के जो शराइत गई, ईरान कहता है कि ये शराइत काबिले जो अमल हैं वो नहीं है, लेकिन इस साइड से तो हुकूमत अपना काम पूरा कर रही है जो उसको रोल करना चाहिए था एज अ मीडिएट। देखिए क्यानी साहब, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात डिफरेंट एंगल से होती है। मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करता हूं कि वहां पर शख्सियत नहीं मुल्क आगे चल रहा होता है, पर मैं क्या करूं कि जब मुझे कभी ट्रंप का कहना यह सुनना पड़ जाता है कि जनाब वो कह रहा था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि अगर तुम ना होते तो मैं मारा जाता। ट्रंप ने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा, आपके मुसाफत से। कभी क्या करूं, ट्रंप कहता है कि यार हमने बड़ा स्मार्टली ईरान को हमने बीट किया और हम पाकिस्तान के झंडे लगा के वहां से जहाज निकाल के लेकर आ गए ऑयल वाले। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। लेकिन ये तो वो चीज है ना जो ट्रंप कह रहा है और जिसको ये डिनाई नहीं कर रहे। हाँ। आपका स्पोक्स पर्सन बैठ के, आपका वजीर बैठ के जो कासिम स्पीच कर दे यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो 1 मिनट और 7 सेकंड की स्पीच है जिसके अंदर कोई किसी किस्म का भी जिक्र नहीं है जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स से हट के की है, और एक जाली सी फर्जी सी उसके ऊपर दोस्त बैठ के बिल्कुल ठीक हो गया सर, पूरा प्रोग्राम कर देते हैं। तो ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया इस हवाले से। भाई ऐसे नहीं है, हम लोग यहाँ इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आ गया। भट्टी साहब वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का इस वक्त कोई क्रेडिट नहीं है इस वक्त, तो क्योंकि अमेरिका फंस गया, उसको अपनी गर्दन शिकंजे से छुड़वानी है, तो वो तो फिर किसी के पास भी जाएगा। और हमारा रोल, क्योंकि हम एक हमसाए भी हैं और बाकी हमारा किसी हद तक असर रसूख भी है, इस वजह से मामला कुछ हमारे पास आए नजर आते हैं। वरना तो मामला जिस तरह से हैं, तो हम ट्रंप की स्टेटमेंट्स रोज सुनते हैं कि मामला क्या क्या हो रहे हैं और किस किस तरह से वो हम पर भी अब इल्जामात लगाने पर तुला हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम क्यानी साहब, मैं हैरान हूँ कि इस वक्त तीसरी जंग अजीम की बात हो रही है और बदकिस्मती से PTI का रवैया अभी तक वही है। अच्छा। कि डॉलर आ रहा है, डॉलर जा रहा है, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं है। भाई पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान पर रिलाय कर रही है कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसको रुकवा सकता है, और ये बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बुक्स में कि इमरान खान क्योंकि रिहा नहीं हो रहा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसके बारे में PTI जो है गुन गाती थी। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसके बारे में कहते थे डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ लेना है और इमरान खान ने जेल के दरवाजे से बाहर आ जाना है। और भाई बात प्लीज आप उससे बाहर निकल आए। इस वक्त आप ये देखें कि पूरी दुनिया आपके मुल्क की तारीफ कर रही है, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तारीफ कर रही है। आपको ये भी बुरा लग रहा है कि अगर स्टेट ऑफ होर्मुज से अगर बहरी तेल बरदार जहाज जो है वो आ रहे हैं, उन पर पाकिस्तान का झंडा है, तो पाकिस्तान का झंडा एक अमन की अलामत है कि पाकिस्तान के झंडे जो हैं पूरी दुनिया में अमन का पैगाम दे रहे हैं। आप इसको क्यों कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? ठीक, आप ये देखें कि ईरान, अमेरिका, चीन, रशिया, पूरे इस्लामी ममालिक जो आपसे माली तौर पर ज़्यादा
डेवलप हैं, वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस मसले का हल कर सकता है। मगर काश पीटीआई जो है वो इस वक्त जो है वो यूनिटी की जरूरत है। हम अपने मुल्क से ये पैगाम दें कि ईरान में और जो इजराइल अमेरिका जो इस वक्त इकट्ठे होकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हम इसको अमन का गहवारा बना सकें। आप वो वाली जुबान ना इस्तेमाल करें जो इंडिया भी कर रहा है, जो आपके एंटी स्टेट एलिमेंट्स कर रहे हैं। काश किसी वक्त जो सियासत का वक्त हो आप सियासत करें, आप इलेक्शन का वक्त आ रहा है सियासत करें, मगर आपको एप्रिशिएट करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में जाकर तारीफें कर रहे हैं कि आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त अच्छा रोल अदा कर रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अच्छा रोल अदा कर रहा है, मगर पीटीआई पता नहीं कौन सी तीसरी आंख से देख रही है कि इनको नजर आ रहे हैं। पूछ लेते हैं इनसे। अरबाब खिजर हयात साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया अरबाब साहब आपके वक्त का। अरबाब साहब, आप तो कहते हैं कि हम इस वक्त एक तीसरी जंग अजीम रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई वालों को भी मना लें, वो आपकी इन एफर्ट्स को मान ही नहीं रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि जनाब ट्रंप साहब जो हैं वो एक नाकाबिले एतबार आदमी हैं, सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। एक वक्त में वो आपको कहते हैं सुलह करवा दो, अगले वक्त में खुद ही हमला कर देते हैं। सिलसिला चल क्या रहा है सर? देखिए सलमान भाई, जहां तक पीटीआई की बात है तो पीटीआई तो देखिए ना, वो तो एक पॉलिटिकल जुबात है ही नहीं। वो तो हम हमेशा से कहते आ रहे कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और यही वजह है कि उसका रवैया आप देख रहे हैं। अगर ये एक पॉलिटिकल जुबात होती ना तो इस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के वो हाथ मजबूत करते, उनकी बात पर लब्बैक कहते, क्योंकि इस वक्त देखिए कि पूरी दुनिया वो कहते हैं हमें बतौर पार्लियामेंट एतमाद में ही नहीं लिया गया, हम वहां पर मौजूद थे, मामलात लेकर आते, फिर हम सब मंजूरी देते, हम सब ऑन बोर्ड होते आपके साथ। देखिए सलमान भाई, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि कल पिशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से जो हम कशीदा सूरत हाल है, तो एक जरगा वो मुनक्किद हो रहे जो कि कल पिशावर में हो भी रहे, जिसमें तमाम सियासी जुबातों को भी मदऊ किया जा रहा है। तो आप यकीन जाने कि चूंकि ये एक अच्छा वो काम करने जा रहे थे, मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चला गया, मैं उनके साथ बैठ गया, क्योंकि वो एक अच्छा इकदाम उठा रहे हैं। तो इसी तरह देखे ना कि तमाम सियासी जो हमारी क़यादत है, चाहे वो हुकूमत में हो अपोजिशन में हो, अगर हुकूमत कोई एक अच्छा काम कर रही है तो उसको इनिशिएटिव देना चाहिए, आकर खुद उनके साथ बैठना चाहिए। अब अगर हमें कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयानिया नहीं चल रहा है, अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया होता तो चले हम इनके पास चले जाते कि हम यार एक गलत काम कर रहे हैं, आप आए हमारा साथ दे दे। तो ये तो एक अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है, इस पर तो इनको खुद आना चाहिए, इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि कुछ पीटीआई समेत कुछ और जुमातें भी है जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो भी जो है ना तो वो भी कह रहे कि हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा है। अरे भाई, आपको किस चीज पर एतमाद में लिया जाए? पाकिस्तान जो है वो बुलंदियों की तरफ जा रहा है, तो हम आपको एतमाद में ले कि पाकिस्तान एतमाद में लिए बगैर ही बुलंदी पर चले जाना है सर आपने फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, इस वक्त जो है ना, मैंने तो आपको बताया कि पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर जमी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखे ना, वो लोग जो थे कि पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया है और पाकिस्तान खुदा ना ख्वास्ता बस तबाह हो गया है। ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया आपका सर, लेकिन बुलंदी पर जाते हुए एतमाद में ले लीजिए, उनको पता तो हो किधर जा रहे हैं वो। ठीक है सर। अली बुखारी साहब, देखिए ये तो पूरी दुनिया को पता है कि हम किधर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, किसी को हमसे किसी को, बस वही कह रहा हूं सर, उनको एतमाद में हमें जरूर लेना चाहिए। अच्छा अली बुखारी साहब, सर ये देखिए, मैं ना मानूं कि रट जो है ये यकीनी तौर पर ठीक नहीं, वो भी बात ठीक कहते हैं कि अगर मामलात इस हद तक कशीदा हो गए, इस वक्त तमाम दुनिया में इस वक्त तीसरी जंग अजीम की गूंज है, तो इस वक्त तो आपको साथ हो जाना चाहिए, जो पॉजिटिव चीजें उनको तो अप्रिशिएट करें इस सारे मामले में। यानी साहब, बड़ी हैरत अंगेज बात है। मैंने जितनी बातें की उनमें से किसी का हमारे दोनों भाइयों ने जवाब नहीं दिया। या तो कहते हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, डिनाई करते हैं। अब हमारे पास कौन सी आंख है देखने के लिए? भाई उस आंख का नाम, यकीन जाने खुशामदी आंख नहीं है, उस आंख का नाम है हकीकत पसंदाना पाकिस्तानी आंख, गैरतमंद पाकिस्तानी आंख। आप देख लें, ईरान की स्टेटमेंट उठा के देख लें। अरबाब साहब जरा थोड़ा सा आपने ना होल्ड करना है सर, जरा बात पूरी कर लें। अली बुखारी साहब ना फिर इंशाल्लाह अपने सर वो सर आपने ये पॉइंट नोट कर लेना है सर, इसी आपने ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेने, अपनी बारी पे सर आपने जवाब देना है। बस जरा अली बुखारी साहब, क्योंकि इस तरह ना प्रोग्राम सर बस एक मैस में चला जाएगा, तो मैं चाह रहा हूं कि जरा वन बाय वन हम आगे चलते जाएं सर।
जी बहुत शुक्रिया क्यानी साहब। देखें बात बड़ी सिंपल सी है, मैंने तो आपको जो बात कही थी वो 25 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन की गई थी। अब बात यह है कि जरा ईरान की स्टेटमेंट में परसों देख रहा था, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का स्पेशल शुक्रिया अदा किया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी अवाम का स्पेशल शुक्रिया अदा किया। और जो भी भाई मेरे कह रहे थे जी कि पाकिस्तानी फ्लैग लगा के झंडे जा रहे हैं, भाई जो पाकिस्तानी फ्लैग लगा के झंडे जा रहे हैं वो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के लिए अगलों ने अलाउ किया हुआ है। पाकिस्तानी झंडे के नीचे किसी और के जहाज को अलाउ नहीं किया हुआ। लेट मी करेक्ट यू विद फुल कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह, कि हमें पता है कि जो चीज की जाती है वो क्या की जाती है और कैसे कही जाती है। वो पाकिस्तान के लिए अलाउ किया गया, पाकिस्तानी अवाम 25 करोड़ के लिए अलाउ किया गया। और वहां पर आते थे इसलिए नहीं कि आपका झंडा कोई और लगाए और कोई और निकल के चला जाए। इसको जो है ना फॉर्जरी कहते हैं, इसको जो है ना वो आप आम सहन में फ्रॉड कहते हैं। बट सम ऑफ द अदर, आई एम कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। बात ये कहनी साहब, मैंने कहा ये कहते हैं बुलंदियों पे जा रहे हैं, मैंने इतनी चीजें गिना दी, मैंने इनको लॉरेंसपुर गिना दिया, जॉनसन एंड जॉनसन गिना दिया, लिवर ब्रदर्स गिना दिया, शेल गिना दिया, डेलिनोर गिना दिया, टेक्सटाइल मिल्स गिना दी, किसी का जवाब तो आया नहीं है। मैंने इनको बता दिया कि यार 2022 से ऑनवर्ड आज तक जो है $1 की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। कोई एक मुझे बता दें प्रोजेक्ट। एमओयूज को छोड़ दें भाई, जो प्रैक्टिकल बात है रेमिटेंस के और जो आपका IMF का कर्जा है, और IMF कर्जे की हद तक भी एक बात बता दूं, कंफर्म कर लीजिएगा अगर मैं गलत हुआ तो मैं आपके प्रोग्राम में आगे माजरत करूंगा भाई। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, कोई नॉलेज के ऊपर बात करनी चाहिए हमें। 26 दफा जो है IMF जब से पाकिस्तान बना है, IMF पैकेजेस पाकिस्तान के साथ हुए, उनमें से 19 दफा इन दो भाइयों के दौर में हुए हैं मेरे भाई जैन साहब। उसके अंदर बाकी जो है आपके फौजी डिक्टेटर भी रहे, हमारी हुकूमत भी रही, पीपल्स पार्टी की भी रही, बाकी जो सबको मिला तो 8 दफा नहीं बनती। सो बात यह है कि इनका मुझे ये बता दें कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपका ग्रास रूट लेवल कहां पर चला गया, आपका जो आपके इनकम थी वो कहां चलेगी, आपकी पॉलिसी आज मुझे बता देना। आपने एक अनाउंसमेंट की कि जी ये हम कर रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। दुनिया की तरह लेफ्ट राइट मुल्कों में झांक के देख लीजिएगा, पूरा प्रोसेस बनाया गया, बताया गया, पार्क मार्केट्स क्या चीज होंगी क्या नहीं होंगी, किस तरह पेट्रोल आएगा किस तरह नहीं आएगा। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग वेरी क्लियरली, हम सारे पाकिस्तानी हैं, हमें सब पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, और हम इतने माशाल्लाह से विजिलेंट जरूर हैं कि हमें पता होगा यार हमारे लिए जो हमारा पसनी है और हमारा ग्वादर है, इन दोनों का पानी कहां से आता है। वैसे काइंडली तो चेक कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हुआ तो मेरी जरूर इस्लाह कीजिएगा। इन दोनों शहरों की बिजली कहां से आती है, तो आपको पता चलेगा कि पसनी और ग्वादर का पानी, ड्रिंकेबल वाटर और बिजली दोनों ईरान से आती है। लेकिन ग्राफ जो हमारा पाइपलाइन पड़ा हुआ 2011 के पैक्ट के मुताबिक, वो हम वहां से गैस नहीं ले सक रहे क्योंकि हम अमेरिकन पिट्ठू हैं। नंबर 2, जो हमारा ऑयल है, ऑयल के लिए हमें क्या नहीं सब ईरान से ऑयल लाने के लिए ना हमें सर वैसे अब अमेरिका जो है ना सर इस सारे मामले में पाबंदी खोलता जा रहा है सर। अल्लाह करेंगे मामला हमारे लिए कुछ बेहतर हो। उन्होंने इंडिया के लिए भी, उन्होंने इंडिया के ऊपर भी पाबंदी, अच्छा ठीक है सर मुझे सर एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं तो सर इस वजह से ब्रेक लेना चाह रहा था ताकि मामला फिर उससे आगे चले। जो नाज़रीन मामला बनते जा रहे हैं इस पर अली बुखारी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्हीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ मौजूद हैं अरबाब खिजर हयात साहब। अरबाब खिजर हयात साहब, नसीम शाह को 2 करोड़ का सर जुर्माना कर दिया। तनकीद तो जमहूरियत का हुस्न होती है, लेकिन फिर भी एक तनकीद के ऊपर इतना ज्यादा जुर्माना होता, लेकिन 2 करोड़ रुपया सर। देखिए सलमान भाई, नसीम शाह ने जो हरकत की थी ना, तो मेरे ख्याल में ये 2 करोड़ भी कम है। उस पर तो मेरे ख्याल में ताहयात पाबंदी ही लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, हम ये वो पूरा एक वो प्रोफार्मा उनको दिया जाता है। तो देखिए ना, अगर कोई क्रिकेट खेलते हैं तो उनको क्रिकेट खेलनी चाहिए। अब अगर मैं सियासत करता हूं तो मुझे क्रिकेट पे बात करनी की नहीं चाहिए, मैं सियासत करूंगा। देखिए ना, तो इस किस्म के जो बयानात होते हैं ना, ये पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, और ऐसे लोगों पर तो मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए। क्योंकि देखिए ना, ये पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ना कि यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पर आजादी है, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप आ जाए और आप चीफ मिनिस्टर पर उंगली उठाए, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात करें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बात करें। तो इस किस्म के जो जुर्माने हैं ये सही काम हुआ है, ताकि आइंदा के लिए कोई इस किस्म की हरकत ना करे, लेकिन ये सजा उनके लिए बहुत कम है। दूसरी, वो अली बुखारी साहब ने एक बात कही थी, फिर मुझसे वो भूल रही है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। तो देखिए, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट इस वक्त मेरे हाथ में है कि जुलाई 2025 से जो दिसंबर तक
$810 बिलियन की बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी यहाँ पे हुई है। देखिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और 25 फरवरी को सर ये डॉक्यूमेंट कौन सा है सर? कोई व्हाट्सएप का मैसेज तो नहीं है सर? आपने हमें भी भेजना है ताकि हम भी आपकी बात को यहाँ पे दिखा सके दुनिया को। भिजवा दूंगा, मैं आपको भिजवा दूंगा। दूसरी बात यह है कि IMF की टीम 25 फरवरी को पाकिस्तान आई थी। उन्होंने पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसको उनको खराज तहसीर पेश किया है और उन्होंने कहा है कि काफी बेहतरी आई है और उन्होंने यह तस्लीम किया है। तो देखिए यही हमारी कामयाबियां है। दूसरी बात यह है कि देखिए ना कि सीपेक के जो जारी मंसूबे हैं ये इनको नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा जो है ना जो ये सारे मुल्क के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू है ये इनको नजर नहीं आ रहे। ये जो पाकिस्तान के बेहतरी की तरफ जा रहे ये इनको नजर नहीं आ रहा है। बस ठीक है, पूछ लेते हैं सर इनसे कि इनको क्यों नहीं नजर आ रहा। अली बुखारी साहब, उनके पास तो सारा कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड है सर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपने झुटलाना है सर? अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर भी जरा बात कर लेना कि यहाँ सर अभी करवाते हैं सर, उसी के ऊपर ही आते हैं सर बात। मैं जरा चाहता हूँ पहले इसका जवाब ले लें सर। अरबाब साहब जी 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 अली बुखारी साहब। मैं अरबाब साहब भाई है मेरे जी, बड़ा एहतराम का रिश्ता है। पता नहीं कौन सा डॉक्यूमेंट आ गया। मैं तो आपके प्रोग्राम में ओपनली कह रहा हूं कि $1 छोड़ दें, डॉलर तो फिर 300 रुपए का है ना, ₹1 की तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बता दें पाकिस्तान में। जो ये MOU ला के कहते हैं पैसे आ गए, ऐसे पैसे नहीं आते ना ही ऐसी चीजें होती हैं। आपसे तो UAE ने $2 अरब मांगा हुआ है कि 1 हफ्ते के अंदर दे दें, नहीं तो आपकी ऐसी की तैसी। ठीक है ना, आपको तो ये नहीं समझ लगी कि हुआ क्या हो क्या रहा है, आप कहाँ गए कतर और किधर किधर से घूम के प्राइम मिनिस्टर साहब आपके आए कि $2 अरब उतार दें। ऐसी बात नहीं है। आई डोंट नो कौन सा डॉक्यूमेंट है, मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, बल्कि आप पब्लिक करिएगा उसको ताकि हमें भी पता चले ना यार 400 में इन्वेस्टमेंट आ गई या ये गलत कह रहे हैं। अरबाब साहब आप डॉक्यूमेंट आपको ना हमें भिजवा दीजिएगा सर, हम चला दें, पब्लिक कर दें सर। या इनका फाइनेंस मिनिस्टर यानी साहब मैं बड़े एहतराम से गुजारिश है अरबाब भाई से भी, मैंने उनसे उनकी बात बड़ी तसल्ली से सुनी। मैं कह रहा हूँ या तो इनका डॉक्यूमेंट फेक है, गलत है, या इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो गलत बयानी कर रहा है। दोनों में से एक बात तो है। फाइनेंस मिनिस्टर की जरूर वीडियो चला दीजिएगा जो खुद फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कह के गया कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोग भाग गए। भाई दुनिया में सबसे महंगी बिजली जो है वो पाकिस्तान में है, दुनिया के अंदर जो है वो सबसे महंगी गैस जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। सो इशू ये है सिक्योरिटीज नहीं है। आपने इतने इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ ही नहीं सकती। उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। जो यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर आने के बजाय क्यों नहीं जाएगा, वो किसी और मुल्क में बांग्लादेश में क्यों नहीं जाएगा जहाँ बिजली भी सस्ती होगी, उसको सिक्योरिटीज भी उसकी ईजी होंगी, ईजी उसको NOCs भी मिलेंगे, लेबर भी सस्ती होगी, कॉमन सेंस की बात है, और सिक्योरिटी भी होगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी बातें जो है वो एक ख्याली प्लो वाली है, प्रैक्टिकली ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने तो इतनी कंपनीज गिनाई ना, इनको जा चुकी है। अब बात यह है कि GDP कहां पहुंच गया आपका, और इन्होंने एक बात और की, सीपैक पे काम हो रहे हैं। भाई सीपैक का काम वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, हमारे पैसे जाते हैं। ठीक है ना, हम देते हैं चाइनीज को पैसे और वो लगाते हैं, जिसका पैक्ट और जिसका एग्रीमेंट आज तक सामने नहीं आया कभी भी। सो दिस ऑल थिंग्स आर ऑन अ टेबल। आप इसको देख सकते हैं और इसे असेस कर सकते हैं कि इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, इस गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स क्या है, इस गवर्नमेंट के गोल्स क्या है। आपको नजर आएगा कि कुछ भी इनका पैटर्नाइज तरीके से नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई चीज नहीं है। अभी मैं देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई है, डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई है। सर मैं बता देता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की, जिसके ये बड़े कह रहे हैं जी कि बहुत कुछ गीत गाते जा रहे हैं, और भाई खुदा का वास्ता है उसको नोबेल पीस ऑफ प्राइज के लिए जो है वो आपने रिप्रेजेंट किया, उसको मैंने या हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया हुआ, उसको आपकी गवर्नमेंट ने किया हुआ है। क्या आप उसे विड्रॉ करते हैं? अभी भी नहीं। तो आप लोग तो उसको सदर बनाने पर जश्न मना रहे थे। हमने कहा नहीं, आपने कहा नहीं। सर सुन तो लें, सर सुन तो लें सर, हो जाएंगे और सर सुन तो लें, बात अपने टाइम पे कर दीजिएगा बात। देखिए ये तो क्या नहीं, सब कोई बात ना हुई ना, मैंने बड़ी सलीके की बात सुनी। एक आखिरी पॉइंट और बता देता हूँ मैं, लास्ट पॉइंट ये मैं बता देता हूँ कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, जरा देख लीजिएगा, मेरी नजर से गुजरी है जितना आपकी ब्रेक के दौरान। तो वो तो कहता है जी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ना खुली तो हम जो है उसके जो जितने भी जोहरी तंसीबात हैं या जो भी रिफाइनरीज हैं, हम उन सबको जो है वो हिट करेंगे। तो भाई कौन सी सालसी क्या बात कर रहे हैं आप, किधर बैठे हुए हैं आप, कौन सी दुनिया में है? आपको बहुत सी चीजों के लिए वेल प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपके बॉर्डर पे इतनी बड़ी वॉर हो रही है। और एक चीज और ऐड कर दूं, हमने ये जब हम स्कूल पढ़ते थे ना क्या नहीं साहब, तो हम तो क्योंकि गांव इस्लामाबाद बेस्ड लोग हैं सारे, यहाँ के मुकामी नेटिव लोग हैं, क्योंकि अभी इन्होंने हमें रेड इंडियन बना दिया, तो हम सुनते होते थे कि जी अफगान वॉर हो रही है, अगर अफगान वॉर हम नहीं लड़ेंगे तो रूस हमारे बॉर्डर पे आ जाएगा। तो आज क्या हो रहा है, ईरान तक नहीं आ जाएगा। सो अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनका तो डिटरमिन कर लें पहले, आप खड़े कहां पर हैं। और उसकी वजह सिर्फ ये है कैनी साहब के अवामी मैंडेट से आए हुए नहीं है, तो रस्ते से आए हुए, 17 सीटों से आए हुए हैं। इनको पता है कि जिस दिन हम हटेंगे तो, और जिस दिन हम
कुछ सीधी बात करने साइड पे चलेंगे तो जी। हम धर्म से पीछे गिरते चले हैं। ठीक हो गया। उस्मान भट्टी साहब अब तो मेरे ख्याल से ये जो नोबेल पीस प्राइज का एक जो हमने एक सिलसिला बनाया था उसको वापस ले नहीं लेना चाहिए अब, ये जो एक अपनी तरफ से ऑफर दी गई थी इस हवाले से? कियानी साहब, किसी भी हुकूमत के 3 पिलर्स होते हैं, दिफाई लिहाज से, सफारती सतह और एक तीसरी होती है इकोनॉमी। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने अपने दिफाई लिहाज से साबित किया कि पाकिस्तान दुनिया की मजबूत और बहादुर फौज है। हमने इंडिया में साबित किया, इंडिया बाहर आ गए। पाकिस्तान ने सफारती सतह पर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे साबित किया कि पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं या पाकिस्तान के जो फॉरेनर एक्सपर्ट्स हैं ना, फॉरेन एक्सपर्ट्स, वो अच्छे हैं। और आज आपके पाकिस्तान को तीसरी जंग अजीम को रुकवाने के लिए बुलाया जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं। अब मुआशी लिहाज से अगर बात की जाए, जो बात अली साहब कर रहे हैं, नो डाउट पाकिस्तान में आइडियल हालात नहीं है, मगर काश अली साहब वो जिक्र करते कि इमरान खान साहब के दौर में ना सऊदी अरब आपसे बात करने को तैयार था, ना अमेरिका आपसे बात करने को तैयार था, ना चीन आपसे बात करने को तैयार था, ना रशिया आपसे बात करने को तैयार था, ना इस मुल्क की सियासी जमातें आपसे बात करने को तैयार थी, क्योंकि आपने सबको अंदर किया हुआ था। आपसे IMF की किस्त, आपको मालूम है कि आपका मुल्क डिफॉल्ट में जा रहा था, कितनी मुश्किल से आके इस हुकूमत ने डिफॉल्ट से बचाया और IMF को मनाया कि आप हमें किस्त जारी करें। ये वही इमरान खान है जो कहते थे मैं लाखों नौकरियां दूंगा, करोड़ों घर बनाऊंगा, इतने दरख्त लगाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक काम किया कि रोटी पे लाइनें लगा के ये रोटी देते रहे, लोगों को मांगने पर लगा दिया। ये वो बातों का जिक्र नहीं करते हैं। देखें, ठीक हो गया। हुकूमत, मैं आपको ये पता क्या हुआ असल में, जी जी जी, ये रिचर्ड ग्रैनल का वेट कर रहे हैं। वो रिचर्ड ग्रैनल जिसने ट्वीट किया था इमरान खान को रिहा कर दो, अब ना रिचर्ड ग्रैनल है असल में। अब चले ठीक है, इसी पर बात करेंगे। भट्टी साहब, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, उनसे भी गुफ्तगू करनी है और इस वक्त जो हालात बनते नजर आते हैं उस पर उनसे सैर हासिल गुफ्तगू होगी, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब्दुल्ला गुल, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या देख रहे हैं? एक जानिब धमकियों का सिलसिला जारी है, कुछ लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं और अब तो ट्रंप की जानिब से धमकी दे दी गई है कि वो जौहरी तनसीबात से लेकर जो उनके एनर्जी सारे रिसोर्सेज हैं उनको भी निशाना बनाएंगे। तो सर, ये जंग अब जा किधर रही है? क्या इसका दायरा फैलने तो नहीं लगा? सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखें, धमकियों के ऊपर तो फिर यही है कि फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। धमकी तो देना उन्होंने अपनी जिंदगी में सीखा ही धमकी है। वॉशिंगटन पोस्ट और पॉलिटिको फैक्ट, ये 2 ऐसे अमेरिकी जराइद हैं जो ये कह रहे हैं कि 30,000 से ज्यादा अमेरिकन प्रेसिडेंट माजी के अंदर जो उनकी पॉलिटिकल जिंदगी है उसमें धमकियां, गलत बयानियां, झूठ और जो सेल्फ क्लेम्स हैं उनका सहारा लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने आपको दोनों के नाम बता दिए हैं। अच्छा, धमकी दे के तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं धमकी अगर दूंगा कि जनाब अगर रिजीम ना चेंज हुई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो फिर वो रिजीम चेंज हो गई। आपना हुर्मुज तो उन्होंने जंग के चौथे दिन ही खोल दी थी। तो फिर इस टाइम पे जब ईरान की देखें हजूर कियानी साहब, हम फजूल में प्रोग्राम कर रहे हैं। ईरान की फौज खत्म हो चुकी है, एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, उनकी नेवी खत्म हो चुकी है, उनके तमाम लीडरशिप मारी जा चुकी है, तो फिर उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया, उनका मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो गया। तो फिर ये मतलब मकसद क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ आता। देखें, सीधी सी बात है कि जो जेडी वेंस की बात आई है सामने नेतन्याहू के साथ, ये बकायदा खबर लीक कराई गई है और जेडी वेंस की जानिब से लीक कराई गई है। और यही वजह है कि जेडी वेंस कह रहा है कि जंग जल्दी खत्म हो रही है। और आप देखें कि ईरान की जानिब से भी जो बातचीत आई है, जो कालीबाफ साहब ने और दीगर अब्बास रागची साहब की जानिब से, मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जंग अगर हमने बातचीत करनी है तो हम जेडी वेंस से करेंगे, हम नीचे स्टीव विटकॉफ से, जारेड कुशनर से या मार्को रूबियो से बात नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि क्या व्हाइट हाउस के अंदर नकब लग गई है? क्या नजर ये आ रहा है कि आने वाले वक्तों में क्या कैबिनेट का अदम एतमाद प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर होने जा रहा है? 80 लाख लोगों का निकलना 3200 शहरों के अंदर, ये आप इसको जो है ना, ये इसको बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि इसको कोई नजरअंदाज हो जाएगा। दूसरी जानिब आप देख लीजिए कि 4 बंदों की बैठक पाकिस्तान में होती है, चारों वज़राए खारजा की।
और उसके बाद चाइना के साथ राब्ता किया जाता है। पिछले एक हफ्ते से चाइनीज सफीर तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे वजीर आजम या फिर दीगर अहम लोगों से मुलाकात करते हैं और चाइना यानी कि अब ये डिसाइड करेगा एज अ गारंटर कि क्या मुस्तकबिल में ईरान के ऊपर हमले जारी रहेंगे या फिर अगर वो हमले हुए और आयरन क्लैड गारंटीज जो कि चाइना और रूस से वो मांग रहे हैं, तो यही मकसद है ना कि गारंटी वो देंगे, यानी कि अमली तौर पर कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर वो मैदान में कूदेंगे। दूसरी जानिब रूस कहता है कि जनाब इनको आने दो खार के ऊपर, बूट्स ऑन ग्राउंड रखेंगे तो फिर रशिया और चाइना को भी मौका मिल जाएगा। रूस ने दूसरी जानिब अपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन कर दिया है एक्सपोर्ट्स के ऊपर। क्यों? जबकि उनके पास तो प्रोडक्शन बहुत है, उनको प्रॉफिट भी बड़े हो रहे हैं। लगता यह है कि वो अमेरिका को यूरोप के सामने बिल्कुल ही जलील करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि जिस यूरोप ने इन्हिसार किया अमेरिका के ऊपर और उसके कहने पे गल्फ रीजन से तमाम गैस और पेट्रोलियम खरीदा, आज वो सूरत हाल ये बन चुकी है कि वो कहते हैं कि जनाब हम भी तुम्हें नहीं देंगे, यानी कि तुम एक दफा तो तुम्हें पता चलेगा कि रूस के बगैर यूरोप क्या होता है। और दूसरी जानिब चीन है। क्या नहीं साहब, चीन ये चाहता है कि मामलात कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएं। उसकी वजह यह है कि चाइना की तमाम चीजें प्रोडक्शन लाइन के ऊपर हैं, वो दुनिया में प्रोड्यूस करते हैं। अगर दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, दुनिया के अंदर जंगों की बढ़ोतरी हुई, तो चाइना की प्रोडक्शन खरीदेगा कौन, जबकि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होंगे। इसलिए मेरा ख्याल है चाइना इसका कोई हल निकालेगा। अगर ये जंग एक हफ्ते के अंदर अगर ये कोई मंतकी नतीजे पे पहुंची फिर तो ठीक है, वरना फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट को धमकी के अलावा कुछ और आता भी नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। अली बुखारी साहब, सर ईद गुजर गई है, आगे किस तरह से मामला तय करने हैं, खान साहब को कैसे रिहा करवाना है, कुछ स्ट्रेटेजी इस हवाले से भी होगी आपकी? बिल्कुल क्या नहीं साहब, इसके ऊपर स्ट्रेटेजी है भी, स्ट्रेटेजी बन भी रही है और मुशावरत भी हो रही है। देखें, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम लोग कोई अल्लाह माफी दे कोई किसी किस्म की भी कोई फाइटिंग फोर्स तो है नहीं। हम पॉलिटिकल लोग हैं, अवाम की वोट से आते हैं, अवाम के साथ खड़े होते हैं, पीसफुल लोग हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हम सारे काम करते हैं। और एक पूरे माफिया के साथ हम लड़ रहे हैं। ये जो वज़ीर आज़म साहब सो कॉल्ड बैठे हुए हैं और जिस तरह के ये आए और इनको जिस तरह भी इनको हमायत हासिल हुई, ईसीपी आप देख लें आज भी बैठे हुए हैं, जिस तरह जुडिशरी ने इनको सपोर्ट की, एंड ऑल दीज थिंग्स आर आपके सामने, कोई कहने की जरूरत नहीं है मुझे। अब इसके साथ हम लड़ रहे हैं और लीगल फाइट कर रहे हैं, अपने पीसफुल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो इमरान खान साहब की है। ये तो आपको ही पता है, हमें ही पता है, आपके प्रोड्यूसर को भी पता है, आपके कैमरामैन को भी पता है। आप बाहर पब्लिक में खड़े हो जाएं, रोड पे खड़े हो जाएं, थॉरोफेयर पे, और वहां पूछे तो हर बंदा कहेगा कि इमरान खान। हम लोग रिप्रेजेंटेशन किसकी दे रहे हैं? इमरान खान साहब को। कहने का मकसद ये है कि इसके पीछे अब हमारा जो हमने केसेस इनके ऊपर 300 बनाए थे, 300 केसेस में से 298 केसेस तो इनके जो हैं वो किसी काबिल है ही नहीं कि उन पे ना प्रोसीड हुआ ना कुछ हुआ। खान साहब बरी हुए। जब भी आपके केसेस किसी हाई कोर्ट में गए थे और एक इम्पार्शियल जज जिसको आप कहते हैं कि जिसने मुंसफ और काजी होने का सबूत दिया, तो खान साहब बरी हुए। और इसके अलावा फिर आपको और कोई हल नहीं मिला तो आपने 26 अमेंडमेंट की और सबॉर्डिनेट जुडिशरी को लेकर आए। आप सबॉर्डिनेट जुडिशरी से फैसले कराने शुरू किए। डेपुटेशन पे 70 जजेस पंजाब से लाके इस्लामाबाद में बैठाए गए। आज भी बिल्कुल ठीक सर, इस हवाले से पॉइंट आ गया सर। तो उन जजों से आपने फैसले लिए बहुत महदूद है, तो सर इस वजह से मैं चाहूंगा कि इसको जरा आप समअप कर दें ताकि फिर आगे बस सर इसको एंडिंग की तरफ लेके जाएं प्रोग्राम को। जी सर, ठीक है सर, आपका पॉइंट बात है। जी 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 देखें, आपने बड़ा टॉपिक छेड़ दिया छोटे टाइम के अंदर। एनी सर बस ये इसी तरह से ये सर हम भी चाहते हैं कि आप भी को कूदे में बंद कर दें। तो भाई बात यह है कि हम तो भुगत ही रहे हैं। हम तो एब्सोल्युटली नॉट कहने का भी सजा भुगत रहे हैं। हम तो ये कहने की सजा भी भुगत रहे हैं कि क्या हम कोई गुलाम है? तो और इंशाल्लाह हम जो है गुलाम बिल्कुल भी नहीं है और हम आजाद कौम और आजाद गुलाम होने का सबूत दे रहे हैं और इंशाल्लाह। ठीक है सर, देते रहेंगे। ठीक हो गया। अरबाब साहब, सर इमरान खान साहब के 6 वकला की अब लिस्ट जमा हो गई है, तो सर दुनिया के फैसले आप करवा रहे हैं, उनकी लगी आग बुझा रहे हैं, तो अपने मुल्क में सर कुछ थोड़ा सा बेहतर इस तरफ भी मामला ले जाएं कि उनकी मुलाकात करवा दें ताकि यहाँ भी हालात बेहतर हों। देखिए सलमान भाई, जहां तक मैं अली बुखारी साहब हमारे भाई हैं, मैं उनकी बातें सुन रहा था और उनके जो पार्टी के दीगर
दोस्त अहबाबी है, उनको भी हम रोज सुनते हैं, लेकिन ये झूठ पे झूठ बोलते हैं और बस कौम भी अब बाकी इनसे तंग आ गई है इन लोगों के झूठ सुन सुन सुनकर। बाकी आप इमरान खान साहब की बात करें तो देखिए उन पर पाबंदियां इस वजह से नहीं लगी है कि पता नहीं वो बस पता नहीं दुनिया को फतह कर लेंगे या पाकिस्तान में पता नहीं एक वो हो जाएगा। असल बात यह है कि जब उनसे कोई मिलने जाता है, वो बाहर आ जाता है, वो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां लेकर निकल आ जाता है। तो देखिए ऐसे तो मुल्क नहीं चलते हैं ना। और दूसरी बात यह कि अभी खैबर पुख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला ने गुज़श्ता रोज पता नहीं कुछ लोगों से हलफ लिया है कि हम इमरान खान रिहाई फोर्स बनाना चाह रहे हैं, बल्कि उन्होंने ऐलान कर भी दिया है। तो हकीकत में सर वो इरादा तर्क कर दिया सर इन्होंने अब। ये देखे ना, वो जो रिहाई फोर्स उनको उन्होंने बनाई थी ना, तो वो उन्होंने अपनी वज़ारत आला की कुर्सी बचाने के लिए बनाई थी। इमरान खान साहब की एल के लिए नहीं बनाई थी। और ना ये लोग ठीक हो गया। उस पर जा सकते हैं। इनकी सियासत अब खत्म हो चुकी है। वो अटक जो दरिया है ना, वो वहां पर वो दफन हो चुकी है। चलें, ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया आपका। बड़ी साहब आखिर में यही जानना चाहेंगे मामलात किस तरह से बेहतरी की तरफ जाएंगे, कोई रास्ता नजर भी आता है कि नहीं? कियानी साहब ये 2026 है और इन्होंने कहा था कि ईद के बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे। 3026 भी आ जाएगा, ये प्रोटेस्ट के लिए अब लोगों को नहीं निकाल सकेंगे। मेरी बतौर सहाफ़ी इनको सजेशन है कि ये क्या करें, क्योंकि अब 2.5 साल हो गए हैं, अब इलेक्शन मोड में हर सियासी पार्टी ने जाना है। ये कंपैरिजन एनालिसिस होना है। लोगों ने पूछना है कि नून लीग ने पंजाब में क्या डिलीवर किया, वो लोगों को नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या डिलीवर किया, वो भी लोगों को नजर आ रहा है। मगर जब पूछा जाएगा कि केपी की में पीटी ने क्या डिलीवर किया है, तो लोगों को कुछ नजर नहीं आएगा। तो सर वो फिर लोग खुद ही उनको बाहर निकाल देंगे, इलेक्शन जाएंगे तो मैं वही कह रहा हूं ना कि अब ये इलेक्शन की तैयारी में जाएं, ये अपने सूबे पर फोकस करें, वहां देखें कि इन्होंने कितनी डेवलपमेंट की है। और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इमरान खान साहब कहते हैं मेरी आंख ठीक है, मुझे नजर आ रहा है, मुझे घड़ी की सुइयां भी नजर आ रही हैं। ये कह रहे हैं इमरान खान साहब की आंख खराब है। सर वो उन्होंने नहीं कहा सर, लोगों ने वो पॉइंट ऑफ व्यू उनका पहुंचा है। ठीक है सर जी। अली बुखारी साहब सर क्विकली सर सवाल कर लीजिएगा सर। बस मेरा भट्टी साहब से एक सवाल है। भट्टी साहब से मेरा एक सवाल है जी, हमने तो केपी में कुछ भी नहीं किया जी, आपने तो 12 अरब का जहाज खरीद लिया ना पंजाब में सर, 10 अरब के पीए भेज दी, 12 का दे दिया, आपको मुबारक सर। हम तो इस तरह के काम करना चाहते हैं, थोड़ा लिया है वो आप जब सीएम पंजाब बनेंगे आपको कोई पार्टी का आपके लिए अभी से जहाज खरीद लिया सर। चले आप ठीक हो रहेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बीबी ने मुझे वो जरा बता दीजिएगा, ठीक हो गया सर, जरूरत बता दीजिए, क्या उसके वजह बता अब्दुल्ला साहब, इस तरह में मुल्क किस क्राइसिस में हो, ये जरूर बताइएगा कि 12 अरब का जहाज कौन सी अर्जेंसी। अब्दुल्ला साहब हमारा बस एक आपसे सर आपसे कथा कलामी की माजरत सर, लेकिन आखिरी सवाल आपसे बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि सर मुज़ाकरात या एटमी जंग सर? देखिए मुज़ाकरात या एटमी जंग, मुज़ाकरात ही होंगे, एटमी जंग की पोजीशन नहीं है। लेकिन जाते जाते मैं भी बुखारी साहब की खिदमत में एक चीज कहता रहूंगा कि आंखें तरस गईं और कान सुनने को तरस गए कि कहीं पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से और खान साहब के ट्विटर से कोई इजराइल मुखालफत, ईरान हमायत और अमेरिका के जारहाना इकदामात के ऊपर कोई ट्वीट ही आ जाए ताकि हम भी देख लें एब्सोल्युटली नॉट क्या होता है। सर मेरी सुबह मुलाकात करवा दें, यकीन जाने 4 महीने से किसी की मुलाकात नहीं, आखिरी बंदा मैं सितंबर में मिला था। 40 मिनट मुलाकात करा दे, ट्विटर चल जाएगा। उससे पहले की बात करते हैं, ट्वीट कर ले सर, मामला खत्म करें, ये वाला नहीं दाग धो दें। नहीं ऐसा पार्टी का कंट्रोल नहीं है, मेरे गाड़ियों के पास है, वो ट्वीट कर दिया। मेरे से सवाल हुआ है जी सर, मैं सिर्फ 10 सेकंड में जवाब देता हूँ सर। पहली बात तो यह है कि जब तक मुलाकात नहीं होती उनका ट्वीट बाहर नहीं आता, जब मुलाकात होती थी ट्विटर चलता था, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये है, आपके जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने किसी अननोन बंदे की तरफ से जो है ना एक ट्विटर केस करके बुलाया हुआ, मैं उसमें एज कौंसल पेश हुआ और मैंने जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा भाई एक वकालतनामा मुझे ला लेने दो ताकि मैं अपने क्लाइंट से मिलकर जवाब तो जमा करा दूं। सलमान राजा साहब भी कर चुके हैं, ना वकालतनामा दिया जा रहा है ना जवाब दिया जा रहा है। सुन लेना सर, तसल्ली से सुन लें सर, एक बड़ी छोटी सी बात है, फैक्ट से चेक कर लीजिएगा हाई कोर्ट से। और जस्टिस साहब कहते हैं बगैर क्लाइंट से मिले हुए आप अपना जवाब जमा करा दें भाईजान, इस पोजीशन के अंदर है। लेकिन मैं सर पीटीआई ऑफिशियल से तो करवा दें, जब तक आप जनाब हमें ज्यादा ऑफिशियल से भी हमारा आ रहा है, मैं आज का अलामिया भेज देता हूं आपको, हर अलामिया हमारा डिस्कस होता है। कल हमारी सीसी की मीटिंग हुई, उसमें भी यह ऑफिशियल अलामिया आता है जो रऊफ हसन साहब लिखते हैं और शेख वकास साहब करते हैं, पढ़ लीजिएगा, आज भी उसके अंदर जिक्र आया हुआ है। खान साहब को ये पर्सनल ट्विटर से आता होता है भाई, वो मुलाकात के बाद आता था, वो हम में से खुद कभी किसी ने नहीं लगाया। हसन साहब ने ना बोले कभी। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। मामला सर कुछ भी हो, ट्वीट आए या ना आए, इस वक्त यकीनी तौर पर मुस्लिम उम्मा जो है वो इस वक्त एक मुश्किल में है और इकट्ठे होने की ज़रूरत है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू का सिलसिला एक नए प्रोग्राम में जारी रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही,
आप देखते रहिए नियो न्यूज।